स्टडी फॉर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सीट नंबर 3 को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पार्ट 1 लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरे। द मनी वाज डिवाइडेड डैश माय 4 सन्स। तो अब यहाँ देखिए बिटवीन दिया हुआ, एमोंग दिया हुआ है। तो 4 सन का बात किया रहा है, मतलब 4 पुत्र हैं उनके, और उनके बीच क्या किया जा रहा है कि रुपया मतलब मनी को डिवाइड किया जा रहा है, संपत्ति को क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। कितने सन में? 4 सन में। जब 2 आदमी के बीच में अगर डिवाइड करना हो ना, 2 आदमी के बीच में, तो इसमें क्या हम लोग लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। लेकिन 2 से अधिक के बीच में अगर कुछ बंटवारा करना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? एमंग लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमंग। द मनी वाज डिवाइडेड एमंग माय 4 सन्स। तो याद रखिएगा, 2 आदमी के बीच में अगर कुछ बंटवारा होता है तो बिटवीन लगाया जाता है, लेकिन 2 से अधिक के बीच में बंटवारा होता है तो क्या लगाया जाता है? एमंग लगाया जाता है। ठीक है। द सन राइज अर्ली इन द, तो सनराइज अर्ली इन द मॉर्निंग एक सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विंटर, समर, स्प्रिंग ये मौसम से रिलेटेड दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि गर्मी के समय में क्या होता है कि सूर्य बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? समर। सनराइज अर्ली इन द समर, समर में, ठीक है, बहुत सवेरे ही क्या होता है? सूर्य उग जाता है। लेकिन वही ठंड के टाइम में क्या होता है कि बहुत लेट में जाके सूर्य का उदय होता है। 3 नंबर पे आते हैं हम लोग। फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग ए सफिक्स हुड। हुड को लगाकर एक मीनिंगफुल वर्ड को कह रहा है कि बताइए मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा। अब देखिए, अब लगा के देख लीजिए ना। बुक में हुड लगा दिए, बुक हुड, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। कॉपी में क्या करना? हुड लगा देना। कोई मतलब नहीं, कॉपी हुड सुने भी नहीं। अब चाइल्ड है, चाइल्ड में हुड लगा दीजिए, तो चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया। ये चाइल्ड क्या होता है? बच्चा, और चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। तो एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से बनाया जाता है। अब देखिए कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और खाली स्थान को भरना है। तो इसमें देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। कह रहा है आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट्स इन द मुंबई। मैंने जे स्कूल जो है ऑफ आर्ट्स, किसका? आर्ट्स का एक स्कूल है जो मुंबई में है, वहां मैंने पढ़ाई की। ठीक है। इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट डैश आर्ट एंड डिजाइन। ये इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, करने का मतलब ये इंडिया का बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो किससे रिलेटेड है? आर्ट और डिजाइन से रिलेटेड है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स न्यूयॉर्क सिटी टू फर्दर माई स्टडीज। 2 साल के बाद मुझे न्यूयॉर्क सिटी पुनः पढ़ने के लिए जाना है। फर्दर माई स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे 2 साल के बाद कहाँ जाना है? न्यूयॉर्क सिटी जाना है। आई सून डैश माई सेल्फ इन टोटली डिफरेंट कल्चर। I soon myself in a totally different culture which I embraced willingly। embraced का क्या मतलब? स्वीकार करना, स्वतः ही स्वीकार कर रहा है। ठीक है। Interestingly it was a न्यूयॉर्क that began different cuisines। cuisines का क्या मतलब होता है? व्यंजन, खान पान। तो इसमें क्या है कि अब आपको 1 2 3 4 5 में खाली स्थान को क्या करना है? आपको भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो ये देखिए, अब हम लोग इससे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? इंडियाज, इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट किसका है? आर्ट और डिजाइन का। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी संस्थान के प्रकार को इंगित करने के
लिए उपयोग किए जाने वाला प्रीफिक्स क्या होता है? ऑफ होता है। किस प्रकार का अगर इंस्टीट्यूट है, किस प्रकार का संस्थान है, अगर इसको इंगित करना है तो एक प्रीपोजिशन लगाया जाता है जिसका क्या नाम होता है? ऑफ। अब यहाँ पर देखिए, आई स्टडीड एट जे स्कूल ऑफ आर्ट, है ना। संस्थान है जे स्कूल, किसका? आर्ट का। तो आर्ट को इंगित करने के लिए क्या लगाए? ऑफ लगाए। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि इंडियाज का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, किसके लिए? आर्ट और डिजाइन के लिए। तो आर्ट और डिजाइन को इंगित करना है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं हम लोग? ऑफ का प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है? आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स मूव टू, आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पे देखिए मूव्ड अबाउट है, मूव टू है, मूव डाउन है। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर 2 ईयर्स, अब यहाँ मूव टू लगाते हैं, मूव टू न्यूयॉर्क सिटी। आप 2 साल के बाद मूव टू न्यूयॉर्क सिटी फॉर फर्दर माई स्टडीज, मुझे 2 साल के बाद फिर से उच्च अध्ययन जैसे किसी विषय के लिए एक स्थान की यात्रा के संदर्भ में एक नए स्थान पर आवाजाही और आगमन को इंगित करने के लिए वाक्यांश में मूव टू की आवश्यकता होती है। ठीक है। 2 साल बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क शहर चला गया। 2 साल बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क शहर चला गया। तो न्यूयॉर्क शहर जो जाना है तो मूव्ड टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कहाँ पे पढ़ रहा था? मुंबई में। अब कहाँ जाना है उसको? न्यूयॉर्क सिटी। तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूव्ड टू कहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? मूव्ड टू कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? मूव टू। आई सुन डैश माई सेल्फ इन टोटली डिफरेंट कल्चर, आई सुन माई सेल्फ इन टोटली डिफरेंट कल्चर। तो इसका क्या मतलब ये हो गया? मैंने जल्द ही खुद को एक बिल्कुल अलग संस्कृति में पाया। आई सुन, मैं जल्द ही, माई सेल्फ खुद को, इन टोटली डिफरेंट कल्चर एक अलग तरह के कल्चर में खुद को पाया। मैंने जल्द ही खुद को एक डिफरेंट कल्चर में खुद को पाया। तो आई सुन के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? तो आई सुन तो पाया, तो अपने आप के लिए क्या हो जाएगा? फाउंड, FOUND, फाउंड। आई सुन फाउंड, मैंने अपने आप को पाया, माई सेल्फ इन ए टोटली डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको फाउंड लगेगा। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है, उसके बाद यहाँ फाउंड लग गया आपको। और फिर आई इम्ब्रेस्ड मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से ग्रहण करना। आई इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है स्वेच्छा से ग्रहण करना। आई इम्ब्रेस्ड विलिंगली, इंटरेस्टिंगली। आई इम्ब्रेस्ड विलिंगली, मैंने स्वेच्छा से क्या किया? इसे ग्रहण किया, इंटरेस्टिंगली। तो क्या है यहाँ पे 4 नंबर में? चौथे के लिए क्या दिया हुआ? 1 2 3, चौथा इधर है। तो चौथा जो यहाँ पे है तो मोस्ट विलिंगली या मेनी विलिंगली या मोर विलिंगली। तो क्या हो जाएगा 7 का? देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोस्ट, एकदम सब मतलब स्वेच्छा से, मोस्ट मतलब पूरी स्वेच्छा से। ठीक है, पूरी स्वेच्छा से क्या हुआ? इसे हमने ग्रहण किया। आई इम्ब्रेस्ड मोस्ट विलिंगली, मोर विलिंगली से अच्छा क्या होता है? मोस्ट होता है। मोस्ट विलिंगली, इंटरेस्टिंगली, इट वाज न्यूयॉर्क, इट वाज न्यूयॉर्क, इट वाज इन न्यूयॉर्क दैट आई बिगेन डिफरेंट कुजिन्स, मतलब अलग तरह के व्यंजन के साथ क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो रिसर्च करने का मौका करने का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक्सपेरिमेंटिंग विथ, एक्सरसाइजिंग, ये गलत है। मेजरिंग, और मेजर नहीं करना है। फूड के साथ क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना है। डिफरेंट फूड के साथ क्या करना है? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विथ, खाना के साथ क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ए नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो पक्षी और बाज जो है ये पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जनरली। मकड़ी का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे कि एक आप एग्जाम्पल से अभी समझ सकते हैं, क्या है कि मकड़ी जाले का उपयोग अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। मकड़ी जो जाल बुनती है ना, तो मकड़ी आप ये सब बोल सकते हैं, मकड़ी जाल क्या करती है, बुनती है, और उसका प्रयोग अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मकड़ी क्या है आपको, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। 10 नंबर पे आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द चुनिए। तो प्रसिद्ध का समानार्थी, प्रसिद्ध मतलब क्या होना, बहुत प्रसिद्धि हासिल करना, मतलब उसको सब कोई जान रहा है, प्रसिद्ध है। उसका समान वर्ड क्या हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध का समानार्थी वर्ड विख्यात, विश्व है ना, विश्वविख्यात। मोदी जी क्या है, प्रसिद्ध है या फिर विश्वविख्यात है। 11 नंबर, हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो क्रिया पूछा जा रहा है, तो गिरवाना क्रिया है, चलाना क्या है, क्रिया है, लेकिन छाया क्या है, ये संज्ञा है। छाया क्या है, संज्ञा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी, बी नंबर हो जाएगा। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ हिंदी में पूछा जा रहा है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। इस तरह से भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 14 नंबर, किसी वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। किस वाक्य में क्रिया जो है वो सामान्य भूतकाल में है? तो सामान्य भूतकाल में कौन सा है आपको, उसने पुस्तक पढ़ी, सिंपल सा, उसने पुस्तक पढ़ी क्या है, ये सामान्य भूतकाल है। समान भूतकाल में क्रिया अभी अभी समाप्त हुई प्रतीत होती है। उसने पुस्तक पढ़ी वाक्य सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। और उसने पुस्तक पढ़ी थी, ये पूर्ण भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी है तो क्या हो गया, ये आसन्न भूतकाल। और उसने पुस्तक पढ़ी थी क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। और समान भूतकाल क्या हो गया, उसने पुस्तक पढ़ी। है जैसे ही जुट जाएगा तो आसन्न भूतकाल हो गया, और थी अगर है तो यह पूर्ण भूतकाल हो गया। भूतकाल के कितने भेद है, 6 भेद है। 15 नंबर, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए लिंग, कारक, पक्ष सभी व्याकरणीय कोटियां हैं। लिंग, कारक, पक्ष ये सब क्या है, सभी व्याकरणीय कोटियां हैं जो क्रिया के साथ संबंध दर्शाती है। उदाहरण के लिए क्रिया का रूप कर्ता के लिए लिंग या कारक के आधार पर बदल जाता है, या क्रिया किस पक्ष जैसे कार्य जारी रखना या पूर्ण होना को दर्शाती है, ये क्रिया के रूप को स्पष्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। मतलब लिंग, पक्ष और कारक सभी क्या है, व्याकरणीय कोटि है। अभी देखिए 16 नंबर पे आते हैं हम लोग, ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या है? तो ग्रस्त क्या होता है, रोगग्रस्त, रोग से लगा हुआ, ठीक है, तो मतलब उसके साथ जुटा हुआ प्रतीत होता है। ग्रस्त होता है किसी चीज से पीड़ित होना, ठीक है, जकड़ा हुआ होना, जैसे रोगग्रस्त है। इसका विपरीत मुक्त होना, स्वतंत्र होना, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रोगग्रस्त से अच्छा है कि रोग मुक्त होना, ठीक है, तो ये मुक्त हो जाएगा। इसका विपरार्थक शब्द, उल्टा शब्द, मुख का विपरार्थक शब्द क्या हो गया, तो मुख जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, कम बोलने वाला या चुप रहने वाला। तो इसका विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल। 17 नंबर का क्या हो जाएगा, वाचाल। 18 नंबर पे आते हैं हम लोग, आंखों में गरना, मुहावरे का अर्थ क्या है, वस्तु
वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। आंखों में गरना का क्या अर्थ हो गया? वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। किसी वस्तु की प्राप्त करने की तीव्र इच्छा या लालसा रखना। इसका मतलब होता है एक टक देखते जाना भी हो सकता है, लेकिन दिए गए विकल्प में एक टक देखते जाना भी होता है आंखों में गरना जैसा, लेकिन आंसर यहां क्या होगा? बी होगा। ठीक है। संक्षेपण का विलोम कर रहा है। संक्षेपण मतलब संक्षेप में लिखिए, मतलब कम में लिख के बता दीजिए। तो लेकिन क्या है, एक उसका उल्टा क्या हो सकता है? विस्तार में लिख के बताइए। संक्षेपण का क्या हो जाएगा? विस्तारण। विस्तार में लिख के बताइए। कोटिल्य शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, कोटिल का अर्थ होता है कुटिलता या टेढ़ापन। कोटिल शब्द का मतलब होता है कुटिलता या टेढ़ापन। इसका सही शब्द क्या होगा? आर्जव। 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 तो आर्जव का अर्थ क्या होता है? सरलता या सीधापन। आर्जव का सरलता या सीधापन। 21 नंबर, सरकार ने ऋणों को पूर्णतः माफी कर दी है। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में पूर्णतः शब्द क्रिया माफी कर दी की मात्रा या परिणाम को बता रहा है। ये पूर्णतः क्या है? ये जो माफ किया है इसके परिणाम को बता रहा है कि पूर्णतः है। आधा भी माफ कर सकता था, लेकिन पूर्णतः माफ है, उसके परिमाण को बता रहा है। माफी किस हद तक हुई है, इसलिए इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो अघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ख। ख क्या है? अघोष व्यंजन। हम बताए थे अघोष और संघोष के बारे में आपको कि जिसमें ज्यादा हवा निकले वो सघोष होता है। सघोष या घोष, सघोष या घोष भी कहते हैं। तो देखिए, क, ख, क, ख, ग, घ, क, ख, इसमें देखिए ज्यादा हवा, क ख में आपको ज्यादा हवा नहीं निकलेगा, लेकिन ग बोलिए, ग, घ, क, ख, ग, घ। आप हाथ रखिए मुंह के पास और बोल के देखिए, तो जहां आपको हवा ज्यादा नहीं निकले वो क्या होता है? अघोष होता है। तो ख को और ख क्या है आपका? अघोष है। जबकि ग और घ जो होता है वो आपको क्या होता है? संघोष होता है। ठीक है। 23 नंबर पर, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे हरे, ये सब क्या है? आपको अधिकरण वाचक, अधिकरण कारक होता है। हे अरे, ये सब क्या है? अधिकरण होता है। हे अरे ओ जैसे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है? अधिकरण कारक में होता है। 24 नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो लखपति। लखपति क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पास कई लाख रुपये हो। 25 नंबर, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? द्वितीय में क्या लग गया? अ लग गया। ज्ञान में क्या लग गया? अ लग गया। इसमें देखिए अकल में मंदी लगा हुआ है, अकलमंद। तो यहाँ पे अ क्या है? जुटा हुआ है, ये कोई उपसर्ग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जब इसी ध्वनि को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो वर्ण कहेंगे। अब मौखिक का बात किया जाएगा, मुंह से बोलने का बात किया जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उससे अलग कीजिए। तो अल्प प्राण नहीं है, उसे अलग करने का तो कौन सा हो जाएगा? ख। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। पहला जैसे क, ग, ख को छोड़ दीजिए, ग, घ को छोड़ दीजिए, अरा। तो ये जो है 1, 3, 5 जो होता है ये अल्प प्राण होते हैं, और 2 और 4 जो होता है वो महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है।
अल्पप्राण, महाप्राण। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए, शब्द तीन तरह के होते हैं, रूढ़, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। तो अब यहां पे देखिए, रूढ़ शब्द ऐसा होता है जिसको कि आप अलग नहीं कर पाइएगा, यौगिक होता है जिसे आप अलग अलग कर सकते हैं, और योग रूढ़ वो होता है जिससे आप अलग तो कर सकते हैं लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, उससे अलग कुछ जाके हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पंकज, पंकज का मीनिंग क्या हो जाता है, इसको देखिए, पंख प्लस जौ पंकज होता है, और जलज देखिए, जल प्लस जौ जलज होता है। तो ये तो है यौगिक का, आपको लग रहा है कि दो शब्द से मिल के बना है, लेकिन बात ये हो जाता है कि पंकज और जलज का मतलब क्या हो जाता है, कमल हो जाता है। तो अलग मीनिंग अगर चला जाए किसी का तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। और जब जो जैसे कमल है तो कमल को अलग कीजिएगा, कमल कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक किसे करेंगे, जैसे ताल मेल है, ताल को अलग कर दीजिए, मेल को अलग कर दीजिए। अब देखिए 29 नंबर पे आते हैं हम लोग, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द हैं। तो वकील शब्द क्या है आपको, अरबी भाषा के शब्द हैं। वकील कहाँ किसके शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। आल्पिन और आलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और अलमारी जो है आपको, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 जनरल स्टडीज पे। देखिए क्या कह रहा है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को, देखिए एक उदासीन धातु का गोला है, कुछ भी इस पे चार्ज नहीं है, को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़, एक कांच की छड़ लिया, ठीक है, इस पे क्या है, आवेश है, क्या धनावेशित प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है। आवेशित छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो गोला क्या होगा। अब इस छड़ को लिया गया, ये छड़ जिस पे प्लस चार्ज है, इसको लिया जाएगा और इससे क्या किया, सटाया जाएगा। तो अब क्या होगा कि प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करेगा, प्लस चार्ज वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी के ऊपर तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है। तो इसका मतलब ये उदासीन धातु का गोला जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके लिए छोड़ देगा, ये जो धनात्मक रूप से कांच का जो छड़ है उसके ऊपर छोड़ देगा और खुद पे क्या ले आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गवाएगा, तब ना इलेक्ट्रॉन गवाएगा, तब ना इस प्लस चार्ज के पास चला जाएगा। 32 नंबर, एक यौगिक जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, ऑक्सीकरण उच्च अवस्था का मतलब क्या हो गया कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा हो गया, अब उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। तो अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब इसका क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। अगर किसी का रिडक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हिंदी में ऑक्सीकारक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो आंसर क्या, वो अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा, सी नंबर हो जाएगा। इस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट निम्न में से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुवेट में, पायरुवेट में। और पायरुवेट में दो तरह का काम होता है, एक में O2 नहीं दीजिए, O2 नहीं, एक में O2 दीजिए। O2 नहीं दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, इथेनॉल में, C2H5OH प्लस CO2 में बदल जाएगा। और ऑक्सीजन दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CO2 पूर्णतः CO2 में टूट जाएगा और ये आपको ATP देगा। 36 से 38 ATP आपको देगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आपको देगा, ये एनर्जी बंडल ऑफ एनर्जी है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप क्या होगा, पायरुवेट
स्टीया खमीर में किण्वन करवाइएगा तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इसको बहुत अच्छा से समझना है तो मैं जो हूँ, मैं आपको प्लेलिस्ट जाइएगा, उसमें साइंस का प्लेलिस्ट खोलिएगा और वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, पीपीएससी के एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ जाइए, पार्ट 1 से लगातार उसे देख के और मतलब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आपका साइंस जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए 34 नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार और यह आभासी स्थिति की प्रकृति कैसी होगी जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो ये क्या होगा, ऊंची होगी और बदलती रहती है। क्या है, ऊंची होती है और बदलती रहती है। 35 नंबर पे आते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन देखिए क्या है कि कोयला हो गया या जीवाश्म ईंधन जो हो गया वो क्या है कि धीरे धीरे क्या होगा, जलाते खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, गैर नवीकरणीय, मतलब इसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। बहुत लंबा सा करोड़ों साल के बाद इस तरह का कोयला और पेट्रोलियम बनता है, तो हम लोग इसको बना नहीं सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का मतलब क्या हो गया, समाप्त होने वाला चीज। तो समाप्त और गैर नवीकरणीय क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करती है। देखिए फ्लेमिंग का ही बाएं हाथ का रूल है। अंगूठा जो है ये फोर्स को डिनोट करता है, मतलब बल को। तर्जनी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और ये जो है मध्यमा जो है ये करंट आई को डिनोट करता है। तो अंगूठा किसको हो गया, बल को। तर्जनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को, और आई मध्यमा जो है वो धारा को, मतलब करंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया अंगूठा किसको करेगा, लगने वाले बल को। अंगूठा आपको लगने वाले बल को, तर्जनी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा क्या था, धारा की दिशा को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु का मार्ग बंद ना हो। तो कौन सुनिश्चित करता है, ये देखिए यही आपको क्या है, ट्रेकिया है। और ट्रेकिया में ये जो रिंग बना हुआ है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिंग बोलते हैं, वलय कहते हैं। ये कार्टिलेज बना हुआ, उपस्थिति कहा जाता है, उपस्थि वलय कहा जाता है, कार्टिलेज रिंग कहा जाता है। ये जब हवा इसमें नहीं रहता तो भी इस पाइप को क्या है, ये सिकुड़ने नहीं देता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, उपस्थि वलय हो जाएगा। तो श्वसन के दौरान वायु मार्ग ना बंद हो सके इसके लिए उपस्थि वलय इस तरह का था ना, बना हुआ रहता है। 38 नंबर पे आते हैं हम लोग, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस जिसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को बताइए। देखिए क्या है कि आपको क्या है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ये आपको क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। इसमें क्या है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और इसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहाँ पे आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर ऊपर कोई लाइन जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे कोई आएगा तो निगेटिव। इस साइड में अगर कुछ रखेंगे तो पॉजिटिव, और इसके इधर कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ देखिए एफ कितना है, 30 सेंटीमीटर इस साइड में है, इस साइड में कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो -30 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु भी इसी साइड में है, इस साइड में कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो U बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो दो चीज पता चल गया। और हम जानते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अब देखिए फोकस कितना था, तो 30 सेंटीमीटर है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1/v, यू में भी क्या था, u माइनस 60 सेंटीमीटर था, तो माइनस माइनस को आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस, सॉरी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे देखिए। तो या फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसी को उल्टा इधर लेके आते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/60 यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/30, और ये तो इधर आके प्लस हो गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे क्या होगा आपको माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, 60 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ 30 दूने 60 और -2 हो जाएगा, तो -2 में से -1 घटेगा तो क्या होगा, 1 मिनट थोड़ा कंफ्यूजन, तो क्या हो जाएगा -1 और -2 तो क्या हो जाएगा -3/60, तो ये क्या हो जाएगा 20×60, तो यह 1/v बराबर, यहाँ देखिए माइनस है तो v बराबर क्या हो जाएगा आपको -20 सेंटीमीटर, तो -20 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपको इमेज है वो इसी साइड में बनेगा क्योंकि माइनस आ गया है, तो -20 सेंटीमीटर इसी साइड में बनना है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आंसर बी हो जाएगा। देखिए 30 अप्रैल 2024 को सेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ये ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ था, इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ था। किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के शहादत के अवसर पे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है, तो रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय गलत है, सहकारिता मंत्रालय नहीं होगा, विदेशी मंत्रालय नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, ये भारी उद्योग मंत्रालय जो होता है, भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा ये फेम इंडिया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मतलब ये जो है आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ये योजना चलाया गया था, फेम इंडिया योजना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों कि ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, किससे रिलेटेड था, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए था। भारत की पहली हिमालयन एएन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, उत्तराखंड में शुरू किया गया। उत्तराखंड जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जायरोकॉप्टर एडवेंचर। हाल ही में सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सुपेस पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या होता है सुपेस का फुल फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये पोर्टल है जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी शोध में न्यायाधीशों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखिए देसिया मरुपक्कू द्रविड़ कड़गम डीएमके नहीं है, ये डीएमडीके है, याद रखिएगा, पार्टी के
संस्थापक का हाल ही में दिसंबर 2023 में निधन हो गया। इसका क्या नाम था? विजयकांत था। विजयकांत 71 साल की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया 28 दिसंबर 2023 को। 47 नंबर पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में का सभापति अध्यक्ष नहीं थे? कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी इन्होंने। देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा? तो क्या होता है इसमें? सबसे पहले शेरशाह सूरी आएंगे आपको, सॉरी सबसे पहले इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। उसके बाद शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। जबकि अकबर कब से कब किया? 1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपको? इल्तुतमिश 4 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो उस 4 के बाद 3 यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में अकबर 2 दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये जो है आनंद मठ जो है ये 1772 में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम को शामिल किया गया था। तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो अकबर द्वारा पंचमहल कहां पे स्थित है? आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये महल जो है बौद्ध मंदिर वास्तुकला से क्या था? प्रेरित था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। ये किसका विरोध कर रहे थे? ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। आंसर सी नंबर हो जाएगा। ट्रेड सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता विशेषतः मजदूरों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाना था। 52 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास में सन 1756 में गठित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी? तो काल कोठरी की घटना कहां हुई थी? कोलकाता में। एक्चुअली में क्या था कि बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जे कर लिया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शक्ति निहित थी, जिसके पश्चात ही काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज को एक कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन मात्र 22 व्यक्ति ही जिंदा मिले थे। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का नाम दिया जाता है। 53 साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 0 भारतीय थे। इसी कारण से क्या हुआ था? इसका भरपूर विरोध हुआ था। 54 नंबर पे आइए। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन है? राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण से थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी से क्या की थी? मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कोयला, ये गलत है। एंथ्रासाइट जो है उच्च श्रेणी का क्या है? कोयला है। धातु कर्मीय कोयला, बात्या भट्टी में लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। लिग्नाइट निम्न श्रेणी का कोयला। ऐसे देखिएगा, सबसे निम्न श्रेणी का कौन होता है? पीट होता है। सबसे निम्न श्रेणी का पीट होता है। ये भी लिग्नाइट भी क्या होता है? निम्न श्रेणी का ही होता है। कोयले मतलब निम्न श्रेणी या उस श्रेणी का कोयला का ये मतलब होता है कि कार्बन का प्रतिशत उसके अंदर
कितना है। इसी के आधार पर निम्न या उस श्रेणी का कोयला ये बताया जाता है। तो आंसर सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है, उच्च श्रेणी का कोयला है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के बीच वर्षा होती है। तो 70 डिग्री से लेके 200 डिग्री के बीच जो है क्या होती है, वर्षा होती है। और ये इसमें जो है आपको सागौन, साल, शीशम, तेंदू, पलाश, अमलतास, बैल, खैर आदि वृक्ष इस वन में सामान्य तौर पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। 57 नंबर, डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो बेतवा नदी जो है वो मालवा के पठार से होकर बहती है। और ये बेतवा क्या है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। 58 नंबर, जहां हवा के प्रभाव की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं। तो बालू के टीले क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो भूगोल शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थेनीज ने दिया था। किसने दिया था, इरेटोस्थेनीज ने दिया था। 60 नंबर, भूपर्पटी में खनिज के रूप में केवल कार्बन होता है। तो खनिज के रूप में केवल 0.02% ही कार्बन होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कितना, 46.6%। दूसरा नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है 27.7%। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, अल्युमिनियम होता है। कितना, 8.1%। और उसके बाद कौन होता है, लोहा होता है 5%। लोहा कितना होता है, 5%। तो कार्बन क्या होता है आपको, कार्बन 0.02%, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर आपको सिलिकॉन, और फिर आपको अल्युमिनियम, और फिर जाके लोहा। 61 नंबर, भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। तो कहां पे खोला गया, भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर क्या किया गया, खोला गया। ये बिहार का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। 63 नंबर पे आइए, क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 7/13। तो 10 पे पावर 4 माइनस sec पे पावर 4 का मान बताइए। इसको किस अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। तो एक रूल हम लोग एक नियम लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10 पर पावर 4 माइनस सेक पावर 4 दिया है, इसी को उठा के सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है, देखिए 10 पे पावर 4 माइनस सेक पे पावर 4 थीटा बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं कि हम लोग क्या किए कि माइनस को कॉमन ले लिए यहाँ पे। तो माइनस को जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ देखिए माइनस सेक था ना, तो यहाँ से माइनस को अगर कॉमन लिए तो क्या बच गया, सेक बच गया। सेक पे पावर 4 थीटा। और ये देखिए यहाँ पे 10 को मतलब हम लोग बदल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस देना पड़ेगा, माइनस 10 पे पावर 4 थीटा। अब देखिए ये माइनस है यहाँ पे आपको, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस सेक पे पावर 4 थीटा, यहाँ पे देखिए अगर माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस 10 पावर 4 थीटा। तो वही चीज आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे और कीजिए आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर में है ही, सेक स्क्वायर थीटा पे पावर स्क्वायर कर देते हैं। उसी तरह से 10 स्क्वायर थीटा पे पावर दे देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है कितना 7/13। तो यहाँ माइनस तो यहाँ पे है ही, तो माइनस ले लीजिए और इसका वैल्यू क्या रख दीजिए 7/13 रख दीजिए। और इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया आपको ये निकल गया क्या 10⁻4 माइनस sec⁻4 बराबर आपको क्या हो जाएगा -7/13। वही हम लोग निकाल ही रहे थे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी रूल है उसका, उस रूल पे भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक आभास संख्या में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे आभास संख्या अगर देखिएगा तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या है 2 है, तो 2 किससे किससे कर सकता है 1 से कर सकता है, खुद से कर सकता है। 3 भी क्या है आभास संख्या किससे कर सकता है 1 से कर सकता है, 3 से कर सकता है। 5 भी क्या है आभास संख्या 1 से कर सकता है, 5 से कर सकता है। इसका मतलब है कि आभास संख्या के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है 2 तो कम से कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ई नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 किसी में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद P है तथा सर्व अंतर मतलब डिफरेंस Q है, और इसका 10वां पद क्या होगा। देखिए 10वां nth पद का फॉर्मूला होता है, nth पद अगर निकालना हो तो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये क्या है पहला पद है, n क्या है अनवा पद है, n में क्या करना है -1 कर देना है, और d क्या है 2 पद के बीच का अंतर है। तो यहाँ देखिए सर्वा अंतर 2 पद के बीच का अंतर कितना दे दिया, यहाँ पे q दे दिया, प्रथम पद यहाँ पे p दे दिया, और nवां पद मतलब 10वां पद जो है ये आपको निकालना है। तो 10वां पद के लिए आप यहाँ पे p बैठा दीजिए, एक की जगह पे प्रथम पद p हो गया, n क्या है 10 है, और 10 में से 1 घटाना है फार्मूला से, 10 में से 1 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। और सर्व अंतर क्या दिया हुआ q दिया, यहाँ पे q दे दीजिए। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा ना, तो p प्लस 9q, p प्लस 9q, p प्लस 9q, p प्लस 9q, तो p प्लस 9q आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर है ये 65 नंबर, 65 नंबर, बी आंसर हो जाएगा इसका p प्लस 9q। फॉर्मूला क्या याद रखना है, n टर्म बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, ये याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु और उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल बीचों बीच, ठीक है, जैसे शंकु, ये शंकु बना लीजिए इस तरह का शंकु है, और इसमें क्या है कि ये ऊंचाई है आपको, और ये क्या है आपको रेडियस है r, और यहां पे क्या है कि ये ऊंचाई जो है ना, तो ये इसको मान लीजिए कितना है 2h मान लीजिए, तो 2h का कहीं ना कहीं तो आधा होगा ना, तो यहां पे शंकु को क्या कीजिए काट दीजिए, यहां पे शंकु को क्या करना है काट देना है। तो काट दीजिएगा तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और ये भी ऊंचाई क्या हो जाएगा आपको h हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो होगा इसको स्मॉल r मान लीजिए, स्मॉल r मान लीजिए। यही कह रहा है कि एक शंकु है और उसकी ऊंचाई को बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से, मतलब ऐसा बीचों बीच 2h था और उसको आधा से क्या किया काट दिया, तो 2 भाग में बढ़ जाता है। तो उस तल द्वारा विभाजित शंकु के दोनों भाग के धारिताओं का अनुपात कह रहा निकालने के लिए। तो जब काट दिए तो दोनों भाग का धारिता बताइए, तो ठीक है। तो अब इसको निकाल लीजिए। एक चीज देखिए कि एक हम लोग इस त्रिभुज पे अगर आते हैं, देखो त्रिभुज ए बी ई समरूपता का हम लोग ये लगा देते हैं ए सी डी से।
तो देखिए यहाँ पे अगर ए है आपको, ये आपको यहाँ पे बी है, ये आपको यहाँ पे सी है, और ये आपको डी है, और ये यहाँ पे ई है। फिर से फिगर बना दे क्या? देखिए फिर से मैं रोक के फिगर, तो यहाँ देखिए समरूपता का अगर हम लोग लगाते हैं ए बी ई और ए सी डी ई में, तो ए बी और ई है ना, ये ना ए बी ई है आपको, तो ए बी ई और ए सी डी में यहाँ से यहाँ तक का लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा समरूपता के सिद्धांत में ए बी बट्टा ए सी, देखिए ए बी अब बट्टा ए सी बराबर बी ई, देखिए बी ई अब बट्टा सी डी, बट्टा सी डी। तो बी ई जो है, बी ई किसके बराबर है? आर के, और सी डी किसके बराबर है आपको? कैपिटल आर के। और ए बी जो है, ए बी के बराबर क्या लिख सकते? ए बी क्या है? एच है। और ए सी ये क्या है? एच प्लस एच, 2h, तो 2h बराबर क्या हो जाएगा? आर बट्टा आर। इसका मतलब एच से एच यहाँ क्या हो गया? कट गया, तो यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर 2r, ये वाला आपको निकल गया। अब देखिए अब क्या करना है आपको कि शंकु की धारिता निकालना है। तो ऊपरी शंकु की का आयतन, ऊपरी शंकु का आयतन बट्टे छिन्नक का आयतन है ना। ये देखिए इधर देखिए, ये ऊपरी शंकु हो गया ना, ये जब कट गया तो इसको क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। ये किस तरह का हो गया? इस तरह का हुआ ना, तो इसको बाल्टी की तरह, जो बाल्टी वाला सवाल भी बनाते होंगे, इसको क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। तो ये दोनों का धारिता आपको निकला, ऊपर वाला का और छिन्नक का। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अभी छिन्नक का जो निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? तो एक काम करते हैं, पूरा ये शंकु है ना, तो पूरा का धारिता लिख देते हैं। पूरा का धारिता क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, और यहाँ पर रेडियस क्या है? आर, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, एच के जगह पे क्या हो जाएगा? ये पूरा एच प्लस एच 2h है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 2h। इसमें से क्या घटा देना है? जो कि पूरा ले लिए और उसमें से ये शंकु का घटा दीजिएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? आपको निकल जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है? माइनस कर देना है ऊपर वाला शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बट्टा एच, यही हो गया आपको। तो इसी में आपको क्या करना है? अब देखिए यहां आर है, सॉरी ये तो बड़ा वाला आर होना चाहिए था ना, ये तो आपको बड़ा वाला आर होना चाहिए था। ये मैं ब्लू से लिख देता हूं, ये बड़ा वाला आर है। तो अब देखिए, और सब जगह यहाँ क्या है? छोटा ही आर है ना, यहाँ भी छोटा वाला आर है, यहाँ भी छोटा आर है, और यहाँ पे सिर्फ बड़ा आर है। और हम लोग जानते हैं कि बड़ा आर छोटा आर में हम लोग क्या कर चुके हैं? इसका संबंध स्थापित कर चुके हैं। तो बड़ा आर के जगह पे हम लोग 2r डाल दें, बड़ा आर के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? 2r डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग यहीं पर डायरेक्ट यहाँ मिटाते हैं, और यहाँ पे क्या दे देते हैं? 2r का स्क्वायर दे देते हैं। अब देखिए सब का सब जगह क्या हो गया? यहां पर भी आर हो गया, यहां पर भी आर हो गया, यहां पर भी आर हो गया। तो अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब बट्टा, देखिए यहां पर क्या क्या कॉमन है? एक यहाँ 1/3 पाई है, यहाँ भी 1/3 पाई है, यहाँ पे 1h है, यहाँ पर भी 1h है। एक तो ये तो पूरा का पूरा निकल गया, 1/3 पाई, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो आर स्क्वायर यहाँ कॉमन निकल गया, एच भी निकल गया। तो अब क्या क्या बच गया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बच गया? 2 दूनी 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपको?
2 दूनी 4 और गुना 2 भी बच गया ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता और इंटू 2 भी यहाँ पे बच गया, तो 4 दूनी 8 बच गया, 8 और माइनस 1, ये आपको कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ये से ये पूरा क्या हो गया, कट गया, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 में से गेटा तो 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा। देखिए 1:7 कहाँ पे है, सी नंबर में दिया हुआ 1:7 होगा। आसानी से बनाते जाना है। कह रहा है कि एक संख्या p से 99 का p प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त मान 99 के में p के 99% के योग के बराबर होता है, तो 928 का p प्लस 51% का मान ज्ञात कीजिए। तब सिंपल सा बात है, जो कहता है ना वो करते जाएंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ये जो जो कहेगा वही करते जाएंगे। देखिए कह रहा है कि p, ये p कह रहा है कि p में 99, तो p प्लस p में 99 का p प्रतिशत, तो 99 का मतलब गुना, अब p प्रतिशत मतलब क्या हो गया, p/100 जोड़ने पर, तो यहां क्या किए, जोड़ दिए, जोड़ने पर प्राप्त मान, जोड़ने पर जो प्राप्त मान है कह रहा है 99 में p के 99%, तो p का 99% के योग, तो यहां प्लस योग दिया, दे दिए, योग दे दिए, के बराबर होता है, तो यहां बराबर का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, p का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहां से हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पे p है और यहां पे क्या हो जाएगा, 99p/100, अब बराबर यहां 99 हुआ और प्लस 99p/100। अब देखिए यहां पर भी 99p/100, यहां पर भी 99p/100। तो अब क्या किए, तो ये से ये क्या हो गया, कट गया, तो p बराबर क्या हो गया आपको, 99, तो p आपको 99 निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कह रहा है कि 928 लीजिए का p प्लस 51, तो p कितना निकल गया आपको, 99, तो 99 में 51 क्या करना है, जोड़ देना है, तो 9 1 10 और 9 5 14 1 15, क्या हो गया 150, तो 928 का 150% आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको 150% जो निकालना है, ये यहां से यहां कट गया और 15 से आपको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा आपको, 1392 हो जाएगा आंसर, 1392। तो आंसर 1392 किसी में नहीं जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, जिसको नोट करना है कर लीजिए, क्या कि मैं यहां मिटा देता हूं कि अगला सवाल यहीं से बनाना है। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर क्या कह रहा है, 68 नंबर की आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के 5/18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल गुना x/360 होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल गुना x/360 होता है। यहां देखिए, यहां पे क्या दे दिया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल का 5/18 दे दिया, तो ये वृत्त का, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 5/18 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा,
x बटा 360, तो 18 दूनी 36, तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 पंचा 100, तो 100 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 पेंसिल व 6 रबर का मूल्य 1 रुपया 80 पैसा है तथा 3 पेंसिल एवं 2 रबर का मूल्य 92 पैसा है, तो 1 रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे और समीकरण का क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। सिंपल में बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यहां पर देखिए कह रहा है कि 3 पेंसिल और 2 रबर, जैसे जैसे बोलता है लिखेंगे 5 पेंसिल, तो क्या है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल, 6 रबर, तो 6 आर को, रबर को आर से लिख दे, क्या है इसका मूल्य है 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा। उसके बाद बोला 3 पेंसिल, 3 पेंसिल और 2 रबर, तो प्लस 2R किसके बराबर है, 92 पैसा का, तो 0.92 पैसा का। अब एक काम ऐसा कीजिए, पूछ रहा है किसका, रबर का मूल्य, तो रबर का मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको पेंसिल को खत्म कर देने का प्रयास करेंगे, पेंसिल को काट देने का प्रयास करेंगे। तो कैसे कटेगा, एक काम कीजिए, ऊपर आप 3 से गुना कीजिए और नीचे 5 से गुना कीजिए। नहीं दिख रहा है, 3 से, ऊपर 3 से और नीचे 5 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, 3 से 5 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 तिया 15 पी हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 6 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 6 तिया 18 आर हो जाएगा। अब फिर 3 से गुना कीजिएगा 1.80 में, तो 18 तिया 54, 540, 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए 5 से फिर इसमें गुना कीजिएगा 3 में, तो क्या हो गया, 5 तिया 15 पी, प्लस 5 से गुना कीजिएगा 2 में, तो 5 दूनी 10 आर इज इक्वल टू, तो अब देखिए यहां पे गुना कीजिए 92 गुना 5, तो 92 गुना 5 होगा कितना, 5 दूनी 10 और 9 पचे 45, 1 46, तो क्या हो जाएगा 4.60, 4.60 और ऊपर 5.40 आप कीजिए, तो यहाँ माइनस जैसे कीजिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ माइनस कीजिएगा तो 18 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 आर। अब बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 का 0 हो गया, यहाँ पे 8 6 14 दशमलव, ये क्या हो गया, यहां से पैसा लिए थे एक, तो ये खत्म हो गया, तो ये दशमलव है। अब 8 से क्या करना है, इसको काट देना है, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आर बराबर रबर का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 पैसा हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 10 पैसा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपको किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब देखिए 70 नंबर पे आते हैं हम लोग, क्या कर रहा है, उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो सिंपल सा बात है, 15, तो 15 का वर्ग क्या हो गया, 15 का वर्ग 225, ठीक है, और 16 का वर्ग क्या हो जाएगा 256, तो उस वर्गों को जोड़ देने पर, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 2 2 4, 481। तो 481 कह रहा है कि
तो इसमें क्या जोड़े या घटाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब जैसे पूर्ण वर्ग का क्या होता है, 4, 4 का क्या, 2 दूनी 4, 9 क्या होता है पूर्ण वर्ग, 3 तिया 9, 25 क्या है पूर्ण वर्ग, 5 गुना 5, तो पूर्ण वर्ग बोल रहा है। तो ऐसा क्या करे कि उसका गुना करने से ये भी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 81 में अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो 81 में 3 जोड़ने पर क्या होगा, 484। तो 484 क्या पूर्ण वर्ग है, तो 22 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 484। 22 गुना 22 कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा आपको, 484। तो 484 कैसे आया, तो 3 जोड़े तो 484 आया, 3 जोड़े तो क्या आ गया, 484 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से मैथ का सवाल हमने धीरे धीरे बनाने का प्रयास किया, जो था वही लिखा। अब देखिए हम लोग पार्ट 3 पे आते हैं, सोशल साइंस पे। अब देखिए 71 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष हुई, तो कहने का मतलब यह हुआ कि पहले तो कहा कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद भी एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्रांति किस वर्ष हुई, तो ये क्रांति आपको किस वर्ष हुई, 1830 ईस्वी में। कब हुई, 1830 ईस्वी में। जुलाई 1930 में जुलाई 1830 की क्रांति एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण के लिए की गई थी। संवैधानिक राजतंत्र के निर्माण के लिए ये क्रांति स्थापित हुई थी। 26 जुलाई से 29 जुलाई 1830 ईस्वी तक फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम और फ्रांसीसी जनता के बीच भीषण संघर्ष हुआ था और इस क्रांति में सम्राट की पराजय हुई और क्रांतिकारियों ने पेरिस पर अधिकार कर लिया था। तो उसी को क्रांति को क्या कहा जाता है, जुलाई की क्रांति, जो 1830 ईस्वी में 26 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य चला था। 72 नंबर, वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था आपको, 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पराजय के उपरांत वियना सम्मेलन में 4 बड़े देश ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस ने 20 नवंबर 1815 को इस समझौते पर चतुर्थ राष्ट्र मैत्री की स्थापना की, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। कब हुआ, 1815 में, नेपोलियन की पराजय के बाद। 73 नंबर, वर्ष 1848 में यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, इटली में हुई थी। 12 जनवरी 1848 ईस्वी को इटालवी नगर पलामेरी की जनता ने अपने शासक फर्डिनेंड द्वितीय के खिलाफ विद्रोह किया और इस समय पालमेरी में विद्रोह का कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन 1848 ईस्वी में प्रथम 4 माह में ही यूरोप में लगभग सभी जगह पे ये क्या हो गया था, भड़क गया था। 74 नंबर, छपाई मशीन के आविष्कारक गुटनबर्ग किस देश से संबंधित थे, तो ये किससे थे, जर्मनी से संबंधित थे। 75 नंबर, यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि से हुआ था, तो ये किस संधि से हुआ था आपको, पेरिस की संधि से हुआ था। पेरिस की संधि 1856 द्वारा पूर्वी समस्या से संबंध सभी राज्यों ने सामूहिक रूप से टर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया था। 76 नंबर, प्रथम अफीम का युद्ध कब शुरू हुआ था, तो प्रथम अफीम का युद्ध जो है आपको 1839 में शुरू हुआ था। ब्रिटेन जो है चीन में अफीम के व्यापार पर पूर्णतः नियंत्रण रखना चाहता था और उसी के कारण जो है ये 1839 में ब्रिटेन के द्वारा चीन पे युद्ध थोपा गया
और इसे ही प्रथम अफीम का युद्ध कहा जाता है। चीन ब्रिटेन के द्वारा किस पे थोपा गया? चीन पे युद्ध थोपा गया था। 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण में यूनानियों ने निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? यूनानियों ने किसके विरुद्ध उठाया था? ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध उन्होंने विरोध का झंडा उठाया था। द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? तो द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि जो है आपको 1856 से 1860 थी। 1856 से 1860 के बीच थी। इसमें क्या था? एक तो ऐसे ही पहला युद्ध जीत गया था, और लेकिन क्या ये इसका ये कहना था कि इसमें आप और भी मुक्त, कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए, अफीम हम बेचते रहेंगे। तो इसलिए द्वितीय अफीम युद्ध भी शुरू हुआ था। और द्वितीय तात्कालिक कारण इसका क्या बना था कि फ्रांस के एक पादरी का चीन द्वारा गिरफ्तार किया जाना और उसे मृत्युदंड दिया जाना, ये जो है तात्कालिक कारण था, जिसके कारण ये युद्ध स्टार्ट हो गया। ऐसे इस युद्ध का मूल कारण क्या था कि व्यापार में किसी तरह का बाधा बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब किसी तरह का बाधा, रुकावट नहीं चाहता था। लेकिन तात्कालिक कारण था कि वही फ्रांस के ये जो थे पादरी जो थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे फांसी की सजा मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी। 79 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ इनमें में से कौन सी संधि की थी? तो बुल्गारिया के साथ न्यूअली की संधि की गई थी। न्यूअली की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया को उन प्रदेशों को लौटाने के लिए बाध्य किया जिसे बुल्गारिया ने युद्ध काल में जीता था। न्यूअली की संधि बुल्गारिया के साथ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ की थी? तो त्रियानो की संधि किसके साथ की? हंगरी के साथ की। 4 जून 1920 को फ्रांस के त्रियानो में प्रथम विश्व युद्ध के विजयी मित्र राष्ट्र ने हंगरी के साथ संधि किया, जिसे त्रियानो की संधि कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। इस संधि का प्रारूप पेरिस सम्मेलन 1919 में ही तैयार कर लिया था। 81 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ सेवर की संधि कब की थी? टर्की के साथ सेवर की संधि कब हुई थी? अगस्त 1920 में। अब देख लीजिए, टर्की के साथ सेवर की संधि, त्रियानो की संधि हंगरी के साथ, बुल्गारिया के साथ न्यूअली की संधि। 82 नंबर, राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई। 83 नंबर, मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? ये किसकी थी? रूस की क्रांति थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सरकार के फैसले एवं भूमिका पर देश में इस युद्ध के प्रभाव से रूस की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। विश्व युद्ध के दौरान रूस की जनता की असंतुष्टि की परिणता मार्च क्रांति 1917 के रूप में दिखी थी। 7 मार्च 1917 में रूस की क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ और उस दिन गरीब किसान मजदूर ने पेट्रीग्राड के सड़कों पर जुलूस निकाला था। 84 नंबर, सुएज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो सुएज नहर जो है 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और नींव कब रखी गई थी? 59 में। 10 साल के बाद ये क्या हुआ था? बनके तैयार हुआ था। किसने बनवाया था? तो ये मिस्र के में था, और लेकिन ये फ्रांस के पैसों और तकनीक पे बना था। ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यह यीशु मसीह के मृत
या मृत्युत्थान, फिर से जीने का प्रतीक है? सी नंबर हो जाएगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? ये गोवा राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से एक है। 87 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि, किसकी टेन्योर में हुआ था? तो इसका क्या नाम था? इनका नाम था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। कर्जन नहीं, लिटन नहीं, रिपन नहीं, क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से था? 1884 से 1888 तक। और कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं थे? तो शेर शाह सूरी जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। तो यहाँ सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम कहाँ? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में। अशोक के शासनकाल के समय मोगलीपुतीस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? ये कांस्य की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुंवरदार बैल के पूजा के प्रमाण मिले हैं। किरातार्जुनीय किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? 93। ये इसमें भट्टी नहीं, कालिदास नहीं, शूद्रक नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारवी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भारवी के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। इसके द्वारा आंदोलन जो किया था, उलगुलान आंदोलन किया गया था। 95 नंबर, 1857 की क्रांति क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला तो फैजाबाद से थे, नाना साहब नहीं थे, तात्या टोपे नहीं थे, वीर कुंवर सिंह थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व था। ये जो है आपको पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के तरफ से उनका जो सहयोगी था और साथ में अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसमें संयुक्त 71 सीट जो दलितों को आरक्षित किया गया था अंग्रेज के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से, उसको पूना पैक्ट में 147 कर दिया गया। लेकिन ये संयुक्त सीट होता, इसमें हर कोई वोट दे सकता था। 98 नंबर, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? 4 जुलाई क्या है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? और इसके कारण क्या हुआ कि सूत तेजी से काता जाने लगा। 100 नंबर, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा किया गया था। तो ये सब नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। जोसेफ मेजनी के द्वारा 1831 में
ये स्टार्ट किया गया था। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? भगवान सिंह संबंधित नहीं है। तो शोर कमेटी के स्थापना के सदस्य कौन थे? हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे और सोहनलाल पाठक था। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक था। शोर कमेटी का गठन कनाडा में कामागाटामारू जहाज के संबंध में यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु यह किया गया था। 102 महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो ये चोरा चोरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो हुआ था उसे ही हिमालयी भूल कहा था, क्योंकि इसी चोरा चोरी के कांड के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को क्या किया था? स्थगित कर दिया था। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? किससे मिला है? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में है। और 104 नंबर पे आइए, क्या है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम पूरे द्रविड़ प्रदेश को क्या किया था? विजित किया था। राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। और यह शैव धर्म का अनुयायी था। तो श्रीलंका का भी उत्तरी प्रदेश को मिलाया और संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को भी विजित किया था राजराज प्रथम। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को कहां हुई? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। गदर का मतलब क्या होता है? विद्रोह। 106 नंबर, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जबकि 11 दिसंबर 2 दिन के बाद जब फिर हुआ था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो लंदन में भूमिगत रेल जो है 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन। क्या? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां कैबिनेट सेटलर नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 1919 के एक्ट के 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम साइमन कमीशन रखा, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे वो साइमन थे। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण थे। मराठों द्वारा अंग्रेज के साथ 1782 की सलवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? सलवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो सिंधिया के आग्रह पे की गई थी। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी को पेशवा माधवराव के कार्यवाहक महादजी सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच प्रथम अंग्ला मराठा युद्ध की समाप्त करते हुए एक संधि हुई थी। तो हम लोग क्या करेंगे? हिस्ट्री के साथ किसी चेक देखेंगे, पॉलिटी को देखेंगे। अगर किसी को ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं ज्योग्राफी भी बता दूंगा। लेकिन तत्काल हम लोग कहाँ चलते हैं? पॉलिटी पे चलते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था यहां आ गया आपको 111 नंबर राज्य व्यवस्था। एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये क्या किसके द्वारा बनाया था? वारेन
हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग ने इस पद का सृजन राजस्व संग्रह के लिए किया था। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत राजनीतिक चेतना का एक कारक है। तो ये क्या था आपको? विकासवाद का सिद्धांत था। 113 नंबर, इनमें से किस चिंतक या विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की थी? तो कौन हो जाएगा? रूसो ने। किसने की थी? रूसो ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंडों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों को स्वतंत्रता है? देखिए, संप्रभुता का मतलब ही होता है कि पूर्ण, संपूर्ण, बाधा रहित असीम सत्ता, पूर्ण, संपूर्ण और बाधा रहित सत्ता, संपूर्ण और बाधा रहित बाधा रहित सत्ता, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संप्रभुता कहते हैं। यहां क्या कह रहा है कि घरेलू, अन्य एजेंट या विदेशी हर मामले में क्या हो? स्वतंत्र हो, मतलब कोई भी बाधा नहीं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संप्रभुता कहते हैं। उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। तो क्या हो जाएगा ये? बी नंबर, जीन बोर्डिन, द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। 16 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक सस्ती न्यायिक सेवा है, सही बात है। यह एकल पेशी विवाद का निवारण करता है। यह त्वरित न्याय देता है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, सही बात है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कैसे हो सकता है? तो 117 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 नंबर क्या है? गलत है। राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बोअर दिवस जो मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। बोअर युद्ध 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। राष्ट्रीय बोअर युद्ध का दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था। 119 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी, 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा प्रति 2 वर्ष की अवधि पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो होता है। बिल्कुल सही है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां, गलत है। तो 1 और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में असत्य पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर आंसर हो जाएगा। चुनावी कदाचार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो जंगल जो है ये किस में शामिल है? समवर्ती सूची का क्या मतलब होता है? जिसपे केंद्र सरकार भी कानून बना सके और राज्य सरकार भी कानून बना सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समवर्ती सूची। कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है। पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो निम्नलिखित पूछा जा रहा है। तो ये 3 में स्वीडन, चीन और नॉर्वे में सबसे कम किस में है? तो चीन में है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंग के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष दोनों के लिए क्या होता है? समान वेतन निर्धारित करता है। ठीक है। 123 नंबर, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 39D में ये दिया हुआ है। समान कार्य के लिए
समान वेतन, अनुच्छेद 39 के डी में दिया हुआ है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, भ्रष्टाचार लोकतंत्र में तो हो ही जाता है। लोकतंत्र अनियमित है। नहीं, ऐसा नहीं, भारत में तो नियमित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये तो गलत हो गया और वो भी गलत हो गया। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है, अक्सर जरूरतों को विफल करता है, लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। अब बात तो ये सही है, आंसर इसको कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि हर किसी की जरूरत को क्या इसमें पूरा नहीं कर सकता। यह सामूहिक रूप से विचार किया जाता है कि कौन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा उपयोगी कौन है, उनको ध्यान में रखा जाता है। लोगों की मांग को कभी कभी अनदेखा, लोग हमेशा आंदोलन, लोकतंत्र का तो स्वरूप ही आंदोलन करना, आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार अगर उसे नहीं पूरा करने में सक्षम होती है तो अनदेखा भी कर देती है। तो आंसर यही होना चाहिए। 125 में एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए कुल वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित करना होगा। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। तो ए नहीं, सी नहीं, बी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी और इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ और प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है। 127 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सी नंबर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसमें ये देखिए कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। 128 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से। मुकदमे और कार्यवाही से। अनुच्छेद 300 का एक जो है, 300 का क या 300 का एक कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था। 129 समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी समानताएं आती है? कानून के नजर में समता सही है, भेदभाव तथा विशेषाधिकार का अंत, अवसर की समानता, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। भारत कैसा राज्य है? तो भारत सर्वसत्तावादी, कल्याणकारी। ठीक है, तो भारत क्या है? कल्याणकारी राज्य है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था पंचशील समझौता, जिसमें नेहरू जी और चीन का चाउ एन लाई के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करेंगे और आक्रमण एक दूसरे पर कभी नहीं करेंगे। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी गांधी जी को माना जाता है। 33वां, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ये आपको ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था, क्यों कि वहां विपक्ष के द्वारा भी एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है जो सरकार के समानांतर राष्ट्र की समस्या पर छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से अपना पक्ष रखता है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वार एंड पीस पुस्तक जो है ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। जनमत है बहुमत की राय, सही है।
राजनीतिक मामलों पर जनता की राय सही है। संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो ये कौन थी? कमला सॉरी विजया लक्ष्मी पंडित। नेहरू जी की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। उस उच्च न्यायालय में जिससे वो सेवानिवृत्त हुए, यही हो जाता है। 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची हम बताए थे, जिसपे राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। ये आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। और रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले किसका है? केंद्र सरकार का विषय है। 139, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौतियां हैं? नगरीय विस्तार बोल रहा है, तो क्या है? पंचायती राज स्थापित करना पड़ेगा। नगरीय व पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की, सभी स्तर पर सत्ता में जन भागीदारी विस्तार की। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। कारण क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विस्तार की चुनौती उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि नगरीय एवं पंचायत राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की और प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की, सभी स्तरों पर सत्ता की भागीदारी को विस्तार की। 140 में इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वैश्य मताधिकार प्राप्त हुआ था? स्त्रियों के लिए मताधिकार कब से स्टार्ट हुआ था? 1928 ईस्वी को। कब? 1928 ईस्वी को हुआ था। भारत में स्त्रियों को वैश्य मताधिकार 1919 में ही मिल गया था। 1919 में प्राप्त हो गया था। स्विट्जरलैंड में कब हुआ था? 1971 में। 141 में कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 7000 की जनसंख्या पर क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। 142 नंबर, गुट निरपेक्षता का मूल रूप क्या है? ये शक्ति गुटों से तटस्थता। शीतकालीन में क्या हुआ था कि दो गुट बन गया था, एक उधर नाटो अमेरिका का गुट, इधर एक रसिया का ग्रुप था। तो उससे तटस्थ रह के सबके साथ संबंध अच्छा रखने के लिए एक तटस्थ ग्रुप का नेहरू जी ने क्या किया था? मार्ग रखा था। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है। इसके आधार पर निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 आदि के द्वारा स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। 144 नंबर, विधि का शासन क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना क्या हो जाता है? ये आपको कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। – 145 नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे है? पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 किससे हो जाएगा आपको? मूल कर्तव्य किससे हो जाएगा आपको? भाग 4 का ए से। और भारतीय संविधान का 4 का 1 हो जाएगा आपको नगर पालिका से। और भाग 8 किसका हो जाएगा? संघ क्षेत्र का। भाग 8 संघ क्षेत्र का हो जाएगा।
भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया आपको 1989 में। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। मेन कारण क्या था? कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। 148 नंबर, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? के.एस. हेगड़े। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा न्यायपालिका विधेयक पारित हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां में पंचायती राज और 74वां में नगर पालिका। 150 नंबर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। यही हो जाएगा बी नंबर। 150 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका 150 प्रश्न हमने आज समाप्त कर दिया, जिसमें कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का सेट लगवाया गया, अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी को छोड़ दिया गया। अगर किन्हीं को ये भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का और मैथ का, वहां आप आराम से चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। अगर आप उससे चैप्टर वाइज देखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आप वहां जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।